हेलो एवरीवन, आई एम निधि यादव, बीएमएस सेकेंड स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं अष्टांग हृदय के श्लोक के बारे में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो Starting को। with the very first chapter, the first chapter is आयुष काम्य अध्याय। The श्लोक नंबर 1 to 35 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आयुष काम्य अध्याय जो है बेस है अष्टांग हृदय का, तो आपको ये 1 to लेकर के 35 तक जो श्लोक है आपको लर्न करने हैं। अगर इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो ये आपके शारीरिक दोष जो है, तो शारीरिक दोष की जो चिकित्सा है, जैसे वात है, पित्त है, कफ है, ये शारीरिक दोष है, तो इसकी जो चिकित्सा बताई गई है, बस्ती, विरेचन और कफ के लिए जो वर्णन बताया गया है, ये आपको जानना जरूरी है और इसको एक्सप्लेनेशन में आपसे 10 मार्क्स में पूछ सकता है। फिर है चिकित्सा के 4 पाद, ठीक है? तो ये जो चिकित्सा के 4 पाद हैं मतलब चतुष्पाद जो हैं, ये आपके अष्टांग हृदय में भी है और आपके चरक संहिता में भी है। तो ये अष्टांग और चरक संहिता दोनों के हिसाब से पूछ सकता है। तो इसमें श्लोक कौन-कौन कुछ करने हैं तो 27, 28 और 29 तो ये श्लोक आपको करने हैं, ठीक है? फिर है आपका साध्य और असाध्य के अनुसार व्याधि के भेद, ठीक है? तो ये जो साध्य और असाध्य के अनुसार व्याधि के भेद बताए गए हैं, वो अष्टांग में वाग्भट ने भी बताए हैं और चरक में भी बताया गया है। तो श्लोक नंबर 30 और 31 ये मैं जितने भी श्लोक नंबर आपको बता रही हूँ, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी जो कि हिंदी ऑथर का जो ये बुक है उसके हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है? ये जो दिनचर्या है, तो दिनचर्या में आखिर बताया क्या गया है, तो ब्रह्मा मुहूर्त से उठने के बाद, ठीक है? ब्रह्म मुहूर्त से उठने के बाद से लेकर के रात तक का जो सीक्वेंस है, ठीक है? कि हमने पहले हम कितने बजे उठे, फिर उसके बाद से दंत धावन किया, गंडूश किया, तो ये जो सीक्वेंस है, वो आपको याद रखना है, ठीक है? तो इसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, तो व्यायाम के जो विधान हैं, जो उसके निषेध हैं, व्यायाम करने के जो काल हैं, जो एक्सरसाइज़ के जो लॉज़ है, जो हानि है, आपको वो करने हैं, ठीक है? क्योंकि ये ना एक्सरसाइज़ के बारे में ज़्यादा दिया गया है दिनचर्या अध्याय में। फिर है आपका पाप कर्मों का त्याग, ठीक है? तो पाप कर्मों का त्याग मतलब जो मन से वाणी से मतलब वचन से और कर्म से जो हम पाप करते हैं, उसी को पाप कर्मों का त्याग इसके अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है? अब जो है अगला वो है ऋतुचर्या, ठीक है? तो जो ये ऋतुचर्या है उसमें से आपको क्या करना है कि कोई भी एक ऋतु आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है? 6 ऋतु के बारे में बताया गया है और 6 ऋतु के बारे में बताया गया है तो आपको कोई भी एक ऋतु, शिशिर हो गया, वसंत हो गया, वर्षा हो गया, तो आपको ये 10 मार्क्स के अंदर पूछ सकता है, ठीक है? फिर है आपका उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक है? तो उत्तरायण और दक्षिणायन में जो डिफरेंस है वो भी पूछ सकता है, ठीक है? या फिर सिर्फ़ उत्तरायण के बारे में पूछ सकता है 5 मार्क्स में। फिर जो अगला टॉपिक है वो है हंसोदक के बारे में, ठीक है? तो वर्षा ऋतु में जब आप पढ़ेंगे तो आपको हंसोदक के बारे में बताया जाएगा, तो आपको ये भी कर सकते हो क्योंकि देखो 5 मार्क्स के अंदर ये और ये मतलब कि 10 मार्क्स के अंदर अगर पूछा जाएगा तो उसमें सब टॉपिक करके हंसोदक और ऋतु संधि भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है? हमें तो वर्षा ऋतु आया था जिसमें हमें हंसोदक भी लिखना था, ठीक? तो ये हो गया ऋतुचर्या के बारे में। अब चलिए देखते हैं रोगाणु उत्पादनीय अध्याय, ठीक है? तो इसमें हमें क्या पूछा गया था कि एक साथ बहुत सारे वेगों को पूछ सकता है, ठीक है? वेग हो गया जैसे कि अपान वायु का वेग हो गया, मलमूत्र का वेग हो गया, तो आपको 10 मार्क्स में कितने 10 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई 5 वेग दे देगा और उस 5 वेग के बारे में पूछेगा और उसकी चिकित्सा के बारे में पूछेगा। तो ये रोगाणु उत्पादनीय अध्याय ये भी 10 मार्क्स के एलएक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें धारणीय वेग और अधारणीय वेग, तो अधारणीय वेग में तो ये जो वेग पूछा ही जाएगा वो इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ ये धारणीय वेग भी पूछ सकता है, ठीक है? तो इसका जो श्लोक नंबर है वो है 24, ठीक है? तो श्लोक नंबर 24 आप एक बार देख के जाओ और शोधन की आवश्यकता तथा प्रशंसा, तो शोधन के बारे में बताया गया है, उसकी आवश्यकता, उसकी प्रशंसा के बारे में भी बताया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको देख सकते हो, श्लोक नंबर 25 और 26, ठीक है? ये है रोगान उत्पादनीय। अब हम बात करते हैं द्रव्य विज्ञान अध्याय के बारे में, तो जितने भी वर्ग उसमें दिए गए, ठीक है? इसमें बहुत सारे वर्ग दिए गए हैं, जल वर्ग है, क्षीर वर्ग है, मध्य वर्ग है, तो जितने भी वर्ग इसमें दिए हुए हैं उसमें आपको बेस्ट वन और लीस्ट बेस्ट वन आपको चूज़ करना है उसमें, ठीक है? फिर ये इम्पोर्टेंट है दधी सेवन, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दधी सेवन का जो श्लोक नंबर है 29, 30 और 31, 32 ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इस बार पूछ भी सकता है, बहुत बार पूछा है एग्ज़ाम में, तो आप एक बार ध दधी सेवन पढ़ के जाना। फिर घृत के गुण जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन्स आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो मैंने इसको आपको घृत के गुण के बारे में भी बता दिया, ठीक है? अब जो अगला चैप्टर है वो है अन्य स्वरूप अध्याय, ठीक है? तो अन्य स्वरूप अध्याय में इसमें भी क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था द्रव्य विज्ञानी अध्याय जो पढ़ा था वैसे ही अन्य स्वरूप अध्याय में बहुत सारे वर्ग दिए गए हैं, ठीक है? तो अब इस वर्ग में जैसे कि फल वर्ग हो गया, संविधानीय वर्ग, शाक वर्ग, तो ये जितने भी वर्ग दिए गए हैं उसमें आपको उत्तम तथा अधम मतलब कि जो बेस्ट है, जैसे अगर मैं फल वर्ग की बात करूँ तो फल वर्ग में द्राक्ष को सबसे उत्तम माना जाता है, ठीक है? ऐसे आपको क्या है ना आपको एमसीक्यू आ सकते हैं कि बताओ इस वर्ग में उत्तम कौन-सा है और इसमें अधम कौन-सा है, ठीक है? और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है औषध वर्ग, ठीक है? तो इस औषध वर्ग को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इस औषध वर्ग के अंदर में सब टॉपिक है त्रिकटु पंचमूल, तो ये जो पंचमूल हैं वो बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल एटसेट्रा ऐसे करके आते हैं। तो इन अब जो अगला चैप्टर है वो है अन्न रक्षा अध्याय, ठीक है? तो अन्न रक्षा अध्याय में आपको क्या करना है, इसमें विषदाता के जो लक्षण है ये हमें पूछा गया था, आप विष ये इम्पोर्टेंट है। तो श्लोक नंबर जो 12 है, विषदाता के लक्षण, ये आप ज़रूर कर लेना। फिर त्रयोप स्तंभ है, तो ये जो त्रयोप स्तंभ है वो चरक ने भी बताया है और वाग्भट ने भी बताया है। तो अगर हम वाग्भट के हिसाब से देखेंगे तो आहार, निद्रा और अब्रह्मचर्या है। लेकिन अगर हम चरक के हिसाब से देखेंगे तो आहार, निद्रा तो सेम है, लेकिन उन्हें ब्रह्मचर्या बताया है। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना,
ठीक है, तो ये हो गया आपका अष्टांग के हिसाब से। फिर है आपका मातृश्रुति अध्याय। तो मातृश्रुति अध्याय में क्या है, इसमें आपको जो टॉपिक है उसमें देखो आहार, मात्रा वगैरह आपको तो करना ही करना है, वो थोड़े से ईज़ी टॉपिक हो जाएँगे। बट उसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आने के चांसेस ज़्यादा है, उसमें है अल्सक और विसूचिका, ठीक है? तो अल्सक का जो चिकित्सा है वो कैसे हो, इसके लक्षण क्या है, इसकी चिकित्सा क्या करने पड़ेंगे, फिर विसूचिका के लक्षण क्या है, इसकी क्या चिकित्सा करनी पड़ेगी, ये पढ़ना है। फिर आपको आम दोष और आम विष के बारे में पढ़ना है। फिर अजीर्ण के प्रकार पढ़ने हैं, जैसे कि विस्तब्ध अजीर्ण, विदग्ध अजीर्ण, इसके श्लोक नंबर भी आप कर सकते हो। फिर है अनुपान के बारे में, तो अनुपान के बारे में चरक नहीं बताया है और वाग्भट ने बताया है, तो ऑलमोस्ट दोनों ने सेम ही बताया है। तो अगर अनुपान के आपको श्लोक करने हैं, तो श्लोक नंबर 47, 48 और 49 कर सकते हो। फिर आपका है द्रव आदि विज्ञानम अध्याय, ठीक है? तो इसमें द्रव के बारे में बताया गया जैसे कि पंचमहाभूत का वर्णन किया गया है। तो पंचमहाभूत के जितने भी श्लोक हैं, ठीक है? वो आपको लर्न करना है। पंचमहाभूत के जो श्लोक हैं, वो करने इम्पोर्टेंट है, 5 श्लोक हैं उसके आसानी से हो जाएँगे, उतने भी टफ नहीं है। और उसके बाद से आगे उसी में डेफिनिशन दिए हुए हैं वीर्य के, विपाक के और प्रभाव के, ठीक है? तो वीर्य, विपाक और प्रभाव थोड़ा-बहुत उसमें थोड़ा-सा डेफिनिशन दिया है, तो आप वो डेफिनिशन कर सकते हो। आपको 5 मार्क्स में वीर्य, विपाक और प्रभाव ये तीनों ही पूछ सकता है, ठीक है? तो ये हो गया द्रव आदि विज्ञानम अध्याय के बारे में। फिर आपका जो अगला चैप्टर है वो है रसभेदी अध्याय, इसमें कुछ करना है नहीं, इसमें देखिए आपको 6 रस के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो 6 रस कौन-कौन से बताए गए हैं आपको, मधुर बताया गया है, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय इसी के बारे में बताया है। तो आपको करना क्या है कि आपको कोई भी एक रस आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है और ये पूछते हैं 10 मार्क्स के अंदर, ठीक है? तो अगर आप उसमें करना क्या है, तो आपको उस रस का कर्म बताना है, उस रस के जो स्कंद है वो बताने हैं, कोई विशिष्ट लक्षण है तो वो बताने हैं। तो ये रसभेदी अध्याय में कोई आपको एक रस एग्ज़ाम में पूछ सकता है। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि क्रिया शारीर और अष्टांग हृदय, ये दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोष आदि विज्ञानम अध्याय में आपको क्या करना है, देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 5 स्टार लगा के रखे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं बता सकती कि आप ये इम्पोर्टेंट आपका श्लोक है, आप ये करो, नहीं। ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। वैसे ही दोष भेदी अध्याय है, तो दोष भेदी अध्याय में भी पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आपको मैं इसमें इम्पोर्टेंट नहीं बता सकती, क्योंकि हर साल इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। सो आप इसके लिए जो है श्लोक अच्छे से प्रिपेयर करो। और वाइवा में भी अगर आप इसके श्लोक लर्न कर लेते हो, तो वाइवा में श्लोक सुनाना काफ़ी आसान हो जाएगा, अगर आप दोष आदि विज्ञानी अध्याय या फिर दोष भेदी अध्याय का श्लोक करके जाते हो तो। फिर है आपका दोष उपक्रमणीय अध्याय। तो दोष क्रमणीय अध्याय में आपको क्या करना है, आम का वर्णन आपको करना है उसमें, साम और निराम के भेद पूछ सकता है। औषध के सेवन काल क्या है? तो श्लोक नंबर 37 में 10 काल बताए गए हैं औषध के, ठीक है? तो ये भी आपको 5 मार्क्स में पूछ सकता है। फिर शोधन काल या फिर उसका जो विधि है, शोधन काल और शोधन विधि, ये भी पूछ सकता है 10 मार्क्स में, 5 मार्क्स में सॉरी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट शोधन काल और विधि अगर दोष उपक्रमणीय अध्याय में देखा जाए तो पूछ सकता है 5 मार्क्स में। फिर है द्विविध उपक्रमणीय अध्याय, तो द्विविध उपक्रमणीय अध्याय में करना ये है कि संतर्पण और जो अवतर्पण के भेद बताए गए हैं और उसकी चिकित्सा बताई गई है, तो वो आपको करना है। स्पेशली जो कृशता है और जो स्थूलता है, इसकी जो चिकित्सा बताई गई है, आप इसके अंतर्गत द्विविध उपक्रमणीय अध्याय के अंतर्गत पढ़ सकते हो। और ये है आपका शोधन आदि गण संग्रह अध्याय। तो इसमें क्या करना है, आपको द्रव्य के नाम लर्न करने हैं। तो वमन कारक, विरेचन कारक, निरोध उपयोगी और शिरोविरेचन। तो ऐसे जो आपके द्रव्य हैं लर्न करने हैं। हमें वमन कारक द्रव्य पूछा गया था इस साल, तो इसमें आपको यही करने हैं कि ये जो 4 इम्पोर्टेंट वमन, विरेचन, निरूह और शिरोविरेचन है, इनके आपको द्रव्य लर्न करके जाने हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये आपका पार्ट 1 था, और पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में मैं चरक के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और श्लोक हैं वो लेके आने वाली हूँ। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।